नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दिया। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 जारी की। केंद्रीय औषध विभाग ने पेटेंट से बाहर होने वाली दवाओं की कीमतें तय की हैं। छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन बांग्लादेश में आरंभ हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में शामिल होगा और भोपाल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर है केंद्रीय गृह मंत्रालय से। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदर्श कारागार अधिनियम 2023 को अंतिम रूप दे दिया है। केंद्र सरकार ने विस्तृत आदर्श कारागार अधिनियम 2023 तैयार किया है। ये आजादी से पहले के कारागार अधिनियम 1894 का स्थान लेगा। कारागार अधिनियम 1894 मुख्यतः अपराधियों को हिरासत में रखने और जेलों में अनुशासन और व्यवस्था को बनाए रखने पर केंद्रित है। आदर्श कारागार अधिनियम 2023 के माध्यम से मौजूदा 1894 के अधिनियम में निहित कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया है। एमपीए 2023 का उद्देश्य जेल प्रबंधन में सुधार करना और कैदियों को कानून का पालन करने वाले नागरिकों में बदलना है। साथ ही समाज में उनका पुनर्वास भी सुनिश्चित करना है। दो अन्य संबंधित कानूनों कैदी अधिनियम 1900 और कैदियों का स्थानांतरण अधिनियम 1950 की भी समीक्षा की गई है। इन अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को एमपीए 2023 में शामिल किया गया है। देश में कारागार और कारागार में हिरासत में रखे गए व्यक्ति राज्य सूची के विषय हैं। ऐसे में एमपीए 2023 राज्यों के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। नए आदर्श कारागार अधिनियम की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसमें महिला कैदियों, ट्रांसजेंडर्स आदि के लिए अलग कारागार व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। नए अधिनियम में शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, कारागार विकास बोर्ड के गठन, कैदियों के प्रति व्यवहार में परिवर्तन संबंधी प्रावधान भी है। जेल प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकों का उपयोग करने पर बल दिया गया है। जेलों में मोबाइल फोन जैसी प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग करने पर कैदियों और जेल कर्मचारियों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। जेल कार्मिकों का ये कर्तव्य है कि वे कैदियों द्वारा ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं का उपयोग न होने दें। इसके अलावा उच्च सुरक्षा वाली जेल, खुली जेल और अर्ध खुली जेल आदि की स्थापना और प्रबंधन के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। कैदियों को कानूनी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा कैदियों में अच्छे आचरण को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें पेरोल और फरलो देने और सजा पूरी होने से पहले रिहाई के उपबंध भी किए गए हैं। आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र ने आंतरिक विस्थापन पर वैश्विक रिपोर्ट 2023 जारी की। आईडीएमसी यानी आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र की ग्रिड आंतरिक विस्थापन पर डेटा और विश्लेषण का विश्व प्रमुख स्रोत है। वर्ष 2023 की रिपोर्ट में आपदाओं, संघर्ष, हिंसा, खाद्य सुरक्षा और आंतरिक विस्थापन के मध्य जटिल संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। आईडीएमसी की स्थापना 1998 में नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के एक हिस्से के रूप में की गई थी। आंतरिक विस्थापन का मतलब अपने देश की सीमाओं के भीतर लोगों के बाध्यकारी पलायन या प्रवास से है। आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति या समूह ऐसा व्यक्ति समूह होता है जो संघर्ष या किसी विपदा से बचने के लिए अपने परंपरागत निवास स्थान को छोड़ने के लिए विवश होता है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों की अगर हम बात करें तो वर्ष 2022 के अंत में 110 क्षेत्रों और राज्य क्षेत्रों में आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या 71.1 मिलियन हो गई है, जो अब तक के उच्चतम स्तर पर है। आईडीपीज की संख्या में एक वर्ष में 20% की वृद्धि देखी गई है। भारत में आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों में संघर्ष और हिंसा के कारण विस्थापित 6.31 यानी 6,31,000 लोग शामिल हैं, जबकि आपदाओं के कारण 32,000 लोग विस्थापित हुए हैं। खाद्य सुरक्षा संकट से जूझ रहे 75% देश भी आईडीपीज की बढ़ती संख्या का सामना कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, जैसे कि आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए बिना किसी शर्त के नकद सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आईडीपीज की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए उनकी आजीविका और कौशल में वृद्धि करनी चाहिए। साथ ही देशों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। विस्थापित समुदायों की सहनशीलता को मजबूत करने के लिए अग्रिम कार्रवाई और जोखिम कम करने के उपायों में निवेश करने की जरूरत है।
केंद्रीय औषध विभाग ने पेटेंट से बाहर होने वाली दवाओं की कीमतें तय की हैं। औषध विभाग ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 में संशोधन को अधिसूचित किया है। डिपार्टमेंट ऑफ पेटेंट रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की स्थापना की गई है और इसके प्रमुख कार्यों में डीपीसीओ के प्रावधानों को लागू करना और डीपीसीओ के तहत दवाओं के मूल्यों को तय या संशोधित करना शामिल है। अधिसूचना के प्रमुख प्रावधानों में ये कहा गया है, पेटेंट अधिनियम 1970 के तहत पेटेंट की गई दवा की खुदरा कीमत पेटेंट की अवधि समाप्त होने पर तब प्रचलित अधिकतम मूल्य के 50% तक संशोधित की जाएगी। 1 वर्ष के बाद बाजार से प्राप्त डेटा के आधार पर अधिकतम मूल्य को फिर से संशोधित किया जाएगा। फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के मामले में जहां एक घटक पेटेंट से बाहर हो रहा है, वहां पर दवाओं के अधिकतम मूल्य को तब प्रचलित अधिकतम मूल्य के 50% तक संशोधित किया जाएगा। इसके अलावा नवोन्मेषी दवाओं के मामले में एक विशेषज्ञ समिति मूल्य उच्चतम सीमा का निर्धारण करेगी। नई अधिसूचना के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो दवाओं की कीमतों को बाजार की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। पेटेंट प्राप्त ऐसी दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आएगी जो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में शामिल हैं। NLEM में सूचीबद्ध दवाएं स्वचालित रूप से डीपीसीओ 2013 के तहत मूल्य नियंत्रण में आ जाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय कुछ वर्षों के अंतरालों में NLEM जारी करता है। आपको बता दें कि भारत में पेटेंट एक निश्चित अवधि यानी 20 वर्ष के लिए किसी उत्पाद को प्रदत्त अनन्य अधिकार है। ये अनन्य अधिकार पेटेंट धारक की पूर्व अनुमति के बिना पेटेंट किए गए आविष्कार के उत्पाद या प्रक्रिया के निर्माण, उपयोग, बिक्री और आयात करने से रोकता है। भोपाल सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति निगरानी करने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भोपाल में कार्रवाई के लिए एजेंडा भोपाल में सतत शहरी रूपांतरण की शुरुआत की गई है। इस शुरुआत के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की भारत की पहली शहर स्तरीय स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा को चिन्हित किया गया है। VLR यानी कि वॉलंटरी लोकलाइजेशन रिव्यू शहरों और क्षेत्रों को SDGs का स्थानीयकरण करने और उनकी प्रगति की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाएगा। VLR इन लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने वाली चुनौतियों, अवसरों और जरूरतों की पहचान करने में मदद करेगा। साथ ही सतत विकास की दिशा में एक व्यवहारिक दृष्टिकोण भी प्रदान करेगा। न्यूयॉर्क शहर 2018 में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच पर अपने VLR को पेश करने वाला पहला शहर था। SDGs के स्थानीयकरण के तहत रणनीतियों को स्थानीय स्तर पर परिभाषित किया जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर उनका क्रियान्वयन और निगरानी की जाती है। इस तरीके से सतत विकास के वैश्विक, राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय लक्ष्यों और उपलक्ष्यों को प्राप्त करना संभव हो जाता है। स्थानीयकरण इस बात से संबंधित है कि सतत विकास लक्ष्य किस तरह से स्थानीय विकास की नीति के लिए एक रूपरेखा प्रदान कर सकते हैं। साथ ही ये इस बात पर भी बल देता है कि किस तरह से स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारें बॉटम अप दृष्टिकोण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकती हैं। और आइए बात करते हैं SDGs के स्थानीयकरण में चुनौतियों की। इसमें सबसे प्रमुख चुनौती है उपराष्ट्रीय स्तर पर निगरानी करने के लिए वित्त, डेटा और क्षमताओं की सीमित उपलब्धता। इसके अलावा राष्ट्रीय और स्थानीय प्रयासों के बीच नीतिगत सामंजस्य और समन्वय की कमी है। साथ ही उपराष्ट्रीय स्तर पर SDGs के बारे में सीमित जागरूकता है। ये जो जानकारी है ये UN हैबिटेट ने दी है। UN हैबिटेट संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवासन कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये 1976 में वैंकूवर, कनाडा में आयोजित मानव अधिवासन और सतत शहरी विकास पर पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हैबिटेट 1 का एक परिणाम है। ये मानव अधिवासन के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे सभी को पर्याप्त अधिवास प्रदान करने के लिए सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से सतत शहरों और कस्बों को बढ़ावा देने का कार्य सौंपा है। इसके अलावा और अगर जानकारी की हम बात करें तो अब तक इसके 3 सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। UN हैबिटेट 1 1976, UN हैबिटेट 2 1996 और UN हैबिटेट 3 2016 में। भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क के ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में शामिल होगा। RBI ने GFIN के पहले ग्रीन वॉशिंग टेक स्प्रिंट में भाग लेने के लिए सभी भारत स्थित फर्म्स और नवोन्मेषकों के लिए एप्लीकेशन विंडो खोल दी है। टेक स्प्रिंट RBI सहित 13 अंतर्राष्ट्रीय विनियामकों और फर्म्स तथा नवोन्मेषकों को एक साथ एक मंच पर लाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरणीय, सामाजिक और गवर्नेंस ढांचे पर GFIN की प्राथमिकता को संबोधित करना है। साथ ही वित्तीय
सेवाओं में ग्रीन वॉशिंग के जोखिम को कम करना है। ग्रीन वॉशिंग प्रचार का एक तरीका है। इसमें कोई कंपनी अपने उत्पादों, गतिविधियों या नीतियों को पर्यावरणीय या सामाजिक दृष्टि से सकारात्मक या अनुकूल अथवा पर्यावरणीय तथा सामाजिक क्षति से बचने वाले के रूप में प्रस्तुत करती है, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत होती है। ESG ढांचा हितधारकों को ये समझने में मदद करता है कि कोई संगठन ESG मानदंडों से संबंधित जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे कर रहा है। भारत सेबी द्वारा बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत के साथ धीरे धीरे ESG विनियमन की ओर बढ़ रहा है। BRSR यानी बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग का उद्देश्य किसी व्यवसाय के वित्तीय परिणामों और उसके ESG प्रदर्शन के बीच संबंध स्थापित करना है। BRSR को 2022-23 से शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। GFIN यानी वैश्विक वित्तीय नवाचार नेटवर्क यानी ग्लोबल फाइनेंशियल इनोवेशन नेटवर्क, इसे वित्तीय विनियामकों और संबंधित संगठनों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह ने 2019 में औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं के सर्वोत्तम हित में वित्तीय नवाचार का समर्थन करना है। नवाचार से संबंधित विषयों पर वित्तीय सेवा विनियामकों के बीच सहयोग के लिए एक नया ढांचा तैयार करना है। इसके अलावा भारत की ओर से RBI सहित 70 से ज्यादा अन्य वैश्विक संगठन इसके सदस्य हैं। इसका कार्य है विनियामक प्रणाली में मौजूद कमियों की पहचान करने के लिए एक से ज्यादा क्षेत्रक स्तर पर उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना, इससे पहले कि मुद्दा और गंभीर हो जाए और नुकसान पहुंचाए, उनका पता लगाने के लिए एक निगरानी उपकरण के रूप में कार्य करना, डेटा केंद्रित सहयोगात्मक गतिविधियां संचालित करना, उभरती प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों और नीतियों पर वैश्विक बाजारों एवं विनियामकों से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। और आइए बात करते हैं IOC की। IOC यानी कि हिंद महासागर सम्मेलन। छठा अंतर्राष्ट्रीय हिंद महासागर सम्मेलन बांग्लादेश में आरंभ हुआ। IOC का आयोजन इंडिया फाउंडेशन बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है। वर्ष 2023 के इस सम्मेलन का विषय है एक लचीले भविष्य के लिए शांति, समृद्धि और साझेदारी। वर्ष 2016 से IOC क्षेत्रीय मामलों पर इस क्षेत्र के देशों के लिए प्रमुख सलाहकारी मंच के रूप में उभरा है। IOC क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास यानी सागर के लिए क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करता है। IOC में भारत के दृष्टिकोण को अगर हम देखें तो कनेक्टिविटी में सुधार और वृद्धि हिंद महासागर क्षेत्र के देशों की प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत ने समर्पित निकायों के माध्यम से IOR की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रकट की है और ये निकाय हैं इंडियन ओशन ड्रीम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। इंडियन ओशन रीजन का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र में दुनिया की 1/3 आबादी निवास करती है। वैश्विक व्यापार के प्रमुख मार्ग इस क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। ये क्षेत्र मछली, तेल जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। ये क्षेत्र समुद्री संपर्क परियोजनाओं का केंद्र है। उदाहरण के लिए चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, भारत की अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन परियोजना आदि। इसके अलावा IOR में अगर हम मौजूदा नीतियों की बात करें तो ये अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मत्स्यन और पर्यावरणीय शरण इसके लिए चुनौतियां हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट यानी लिबोर। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य RBI विनियमित संस्थाओं के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें उन्हें 1 जुलाई से लिबोर से पूर्णतः बाहर निकलने के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया है। लिबोर एक बेंचमार्क ब्याज दर है। इस दर पर प्रमुख वैश्विक बैंक अल्पावधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय इंटरबैंक बाजार में एक दूसरे को ऋण देते हैं। ये इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज द्वारा प्रशासित है। इस दर को अमेरिकी डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जापानी येन और स्विस फ्रैंक सहित 5 मुद्राओं में प्रतिदिन जारी किया जाता है। अगला टॉपिक है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA। CCPA ने कार, सीट बेल्ट, अलार्म, स्टॉपर, क्लिप बेचने के लिए शीर्ष 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ आदेश जारी किए हैं। ऐसी वस्तुओं की बिक्री उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का उल्लंघन है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा का प्रावधान है। आपको बता दें कि CCPA की उत्पत्ति 2020 में CPA 2019 के तहत स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य एक वर्ग के रूप में उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देना और उनकी रक्षा करना तथा उन्हें लागू करना है। CCPA की भूमिका उपभोक्ताओं के अधिकारों के उल्लंघन, अनुचित व्यापार प्रथाओं और झूठे या भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामलों का विनियमन करना है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग ने RRBs के वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा बैठक आयोजित की।
नरसिंघम वर्किंग ग्रुप 1975 की सिफारिशों के आधार पर 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबीज की स्थापना हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत इन्हें और मजबूत किया गया था। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और शिल्पकारों को ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्रदान करना है। आरआरबीज भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित हैं और नाबार्ड इनका पर्यवेक्षण करता है। आरआरबीज की पूंजी में भारत सरकार का 50%, राज्य सरकार का 35% और प्रायोजक बैंक का 15% का अनुपात होता है। अगला टॉपिक है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना। रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य वोकल फॉर लोकल के विजन को बढ़ावा देना है, साथ ही हाशिए पर रहने वाले लोगों के वर्ग के लिए अतिरिक्त आय के अवसर सृजित करना है। इस योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर देशज या स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शित करने, बेचने और बेहतर विजिबिलिटी के लिए OSOP यानी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट आउटलेट्स आवंटित किए जाएंगे। एक रूपता के लिए OSOP स्टॉल्स को राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान ने डिजाइन किया है। OSOPs स्थान विशेष के लिए विशिष्ट हैं। इनमें स्वदेशी जनजातियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां, स्थानीय बुनकरों द्वारा तैयार हथकरघा आदि शामिल है। अगला टॉपिक है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1972। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने WLP अधिनियम 1972 में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की। अब बंदी अवस्था में प्रजनन कराने या फिर अधिनियम की अनुसूची 4 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किसी भी अनुसूचित नमूने की कृत्रिम रूप से वंश वृद्धि कराने वाले व्यक्तियों को लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कहा गया है। अनुसूची 4 का परिशिष्ट 1 संकटग्रस्त श्रेणी के विशेष जीवों जैसे कि लाल पांडा, कुत्तों, भेड़ियों, बिल्लियों, वानर, चिंपांजी, गिब्बन और पौधों की विविध प्रजातियों से संबंधित हैं। इनके आयात के नियम कठोर हैं। इससे पहले साइट्स के तहत संरक्षित विदेशी प्रजातियों के बंदी अवस्था में प्रजनन को विनियमित नहीं किया गया था। अगला टॉपिक है कार्बन डेटिंग। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी की ज्ञान व्यापी मस्जिद के परिसर में एक शिवलिंग जैसी संरचना की कार्बन डेटिंग का आदेश दिया। कार्बन डेटिंग पूर्व में जीवित या विद्यमान किसी भी जीव या कार्बनिक या जैविक पदार्थ की आयु का पता लगाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली एक विधि है। ये इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 एक रेडियोधर्मी तत्व होता है। ये कार्बन का एक समस्थानिक है। इसका एक सुपरिभाषित दर पर क्षय होता है। इसे अर्ध जीवन के रूप में जाना जाता है। इसका आधा जीवन लगभग 5730 वर्ष का होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बन का समस्थानिक C12 है। वायुमंडल में C12 और C14 के बीच अनुपात लगभग स्थिर है और ज्ञात है। कार्बन डेटिंग के माध्यम से 40,000 से 50,000 वर्ष से अधिक पुरानी या पुराने सामग्री या जीव के अवशेष की आयु का पता नहीं लगाया जा सकता। अगला टॉपिक है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, निवारण, निषेध और रोकथाम अधिनियम 2013। सुप्रीम कोर्ट ने लैंगिक उत्पीड़न का निवारण अधिनियम 2013 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। पॉश अधिनियम का उद्देश्य कार्यस्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। ऐसा कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न के कृत्यों की रोकथाम, निषेध और निवारण करके किया जा सकता है। ये अधिनियम 1997 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित विशाखा दिशा निर्देशों पर आधारित है। ये कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित करता है, साथ ही शिकायतों के निवारण के लिए एक तंत्र का उपबंध करता है। ये 10 या इससे ज्यादा कर्मचारियों वाले प्रत्येक निजी या सार्वजनिक संगठन में एक आंतरिक शिकायत समिति को अनिवार्य करता है। अगला टॉपिक है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसरो ने अपने 2000 किलो न्यूटन सेमी क्रायोजेनिक इंजन के इंटरमीडिएट कॉन्फ़िगरेशन का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स यानी IPRC में नव स्थापित सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी में किया गया है। IPRC में नव स्थापित परीक्षण इकाई में 2600 किलो न्यूटन तक की उल्लेखनीय थ्रस्ट क्षमता है। ये प्रोपेलेंट फीड सिस्टम के डिजाइन को मान्य करने के लिए नियोजित परीक्षणों की श्रृंखला में से पहला था। इसमें निम्न दाब और उच्च दाब वाले टर्बो पंप्स, गैस जनरेटर्स और नियंत्रण घटक भी शामिल हैं। क्रायोजेनिक इंजन के विपरीत एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन में तरल हाइड्रोजन की बजाय परिष्कृत केरोसिन का उपयोग किया जाता है। इसमें तरल ऑक्सीजन का उपयोग ऑक्सीकारक के रूप में किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन की तुलना में सेमी क्रायोजेनिक इंजन अधिक शक्तिशाली, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी होते हैं।
और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों के बारे में। कंबोडिया, जहां की राजधानी नोम पेन है। आईएनएस दिल्ली और आईएनएस सतपुड़ा कंबोडिया के सिहानुक विले में पोर्ट कॉल यानी कि यात्रा के बीच में पोत विश्राम किया है। कंबोडिया दक्षिण पूर्व एशिया की हिंद चीन मुख्य भूमि पर स्थित देश है। ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम में थाईलैंड, उत्तर पूर्व में लाओस, पूर्व और दक्षिण पूर्व में वियतनाम और दक्षिण पश्चिम में थाईलैंड की खाड़ी से घिरा हुआ है। कंबोडिया की प्रमुख नदी है मेकांग। यहाँ की प्रमुख झीलें हैं टोलले सैप और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं डागरे, क्रावन, दमरेई आदि। इसकी सबसे ऊंची चोटी है नोम औरल और कंबोडिया के प्रसिद्ध विश्व विरासत स्थल है अंकोर वाट का मंदिर, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन आईएएस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।